बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल आप सबका मॉर्निंग शो सलाम जेके में। दिल्ली के स्टूडियो से आमतौर पर आप तक प्रोग्राम पहुंचता रहा, लेकिन अब चूंकि हम जम्मू स्टूडियो में हैं, लेकिन मुल्क की सारी सूरत हाल पर या ताज़ा तरीन सूरत हाल पर हमारी नजर रहती है। मकामी, कौमी या बैनुल-अक़वामी सतह की बड़ी खबरें आप तक पहुंचती हैं। इस प्रोग्राम में तज्जिया और तबसरा होता है, अपने मेहमानों की आरा आप तक पहुंचाते हैं जो उनकी ज़ाती राय होती है, लेकिन हालात की अक्कासी इन ओपिनियंस के जरिए, इन आरा के जरिए आप तक पहुंचते हैं। आज भी इस प्रोग्राम में हम फॉर्मेट के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। एक स्पेशल सेगमेंट है हिस्ट्री ऑफ द डे, और उसके बाद कॉलिंग तक का सिलसिला, यानी 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, खबरें हैं, तज्जिया और तबसरा। बैनुल-अक़वामी सतह पर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक दारुल हुकूमत दिल्ली में कुछ बड़े फैसले, जम्मू कश्मीर से रद्द-ए-अमल इस पर, अदालतों के कुछ फैसले। बैनुल-अक़वामी सतह पर जब कुछ बड़ी खबरें आप तक पहुंचानी है तो गजा के अंदर ताज़ा हमले हुए हैं, 100 से ज्यादा शहरियों की हलाकतें हुई हैं। ताज़ा हमलों में तफसीलात थोड़ी देर में आप तक पहुंचाएंगे। सरहद पार भी चलेंगे, डिटेल्स आपके सामने मुकम्मल रखनी है। और बात जब आप स्पेशल सेगमेंट के थ्रू कॉल्स के जरिए अपनी बात हम तक पहुंचाते हैं, 9:45 पर आज भी हम कोशिश करेंगे कि आप तक बात, आपकी बात जो है वो जिम्मेदारान तक पहुंच सके, अथॉरिटीज़ तक पहुंच सके, और जिन लोगों से या जिन अफसरान से आपकी शिकायतें हैं वो ज़रूर मुतलका हुकाम की या मुतलकिन के नोटिस में लाए जा सके। इसका एक मौका इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको दिया जाएगा। आज के प्रोग्राम में इससे पहले खबरों की तरफ जाएं, जो मौज़ूआत हैं उनमें कुछ ऐसी ग्रीवेंसेस भी हैं मुख्तलिफ इलाकों से जो आ रही हैं, अवाम के मसाइल हैं, मुश्किलात हैं। इस प्रोग्राम में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे क्योंकि कुछ अफसोसनाक वाक़यात भी रोनमा हुए हैं। लेकिन उससे पहले आज के दिन की मुनासबत से हर दिन की तरह हम शुरू करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे में। ख़ास क्या है, क्योंकि आज मुहर्रमुल हराम की 8वीं तारीख है, 1446 हिजरी इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक या अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आप देखते हैं तो आज जुलाई की 14वीं तारीख है, साल 2024। और इस 7वें महीने में आज 14 तारीख को हिंदुस्तान और आलमी तारीख में कई अहम तरीन वाक़यात रुनमा हुए हैं जो आपके सामने रखने हैं। और आज के दिन सबसे पहले जब हिस्ट्री ऑफ द डे की तरफ जाएंगे, उसके बाद खबरों की तरफ आप हमारे साथ रहेंगे, न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर बल्कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहेंगे। और इस प्रोग्राम में अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुंचाते रहिएगा। जहां तक इस प्रोग्राम की बात है तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी एक क्लिक पर हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में आप तहरीरी मवाद भी आपके लिए अवेलेबल है। आप अपनी बात रखिएगा, वहां पर भी जाकर आप ज़रूर इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। ज़हूर मेरे साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे से शुरुआत करेंगे और उसके बाद एक एक करके आज के मौज़ूआत की जानिब हम बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग। आप सभी का प्रोग्राम देख रहे हैं आप सलाम जेके, और प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज का दिन क्यों अहम है। आज 14 जुलाई है, साल 2024। माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है, कुछ आलमी और कौमी सतह के वाक़ात जो है वो आपके सामने एक एक करके रखेंगे। तो आपको बता दें कि आज के दिन 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस के वृद्धा इजलास में हिंदुस्तान छोड़ दो की करारदाद मंजूर हुई थी ब्रिटिश के खिलाफ। और आज के दिन 1636 में मुगल बादशाह शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन का गवर्नर मुकर्रर किया था। इसकी शुरुआत भी आज ही के दिन हुई थी। 1969 में जयपुर में मालगाड़ी और मुसाफिर ट्रेन के दरमियान एक बड़ा तसादुम हुआ था जिसमें 85 अफराद हलाक हुए थे। और आज के दिन 14 जुलाई 1987 में ताइवान में 37 साल मार्शल लॉ का खत्म हुआ। फौजी हुक्मरान का इख्तिताम हुआ 37 साल के बाद ताइवान में आज के दिन। और आज के दिन 1897 में अल्फ्रेड नोबल ने अपनी नई इजाद डायनामाइट का पहली बार आज उन्होंने इसका मुजाहिरा किया था साल 1897 में। और आज के दिन 2007 में 14 जुलाई 2007 में फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म इस्लाम फैयाज ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था, रिजाइन दिया था। और आज के दिन 1958 में इराक में अब्दुल करीम कासिम ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे उनको तख्ते से हटाकर खुद सदर बने थे इराक के 1958 में। और 1949 में सोवियत यूनियन ने पहला एटमी धमाका किया। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी 14 जुलाई 1949। और 14 जुलाई 2016 को फ्रांस नेस में तकरीब के दौरान एक शख्स ने ट्रक चलाई और जिसकी वजह से 86 अफराद हलाक हुए थे, 434 लोग इस हादसे में जख्मी हुए थे। और आज के दिन 1223 में लुइस हश्तम फ्रांस के शहनशाह बने थे, हाकिम बने थे फ्रांस के। और 1940 में आज के दिन दूसरी जंग अजीम में जर्मन बमबार तैयारियों ने स्विट्जर पर बमबारी की। और 1999 में 1999
मैक्री मोरिता पापा न्यूगिनी के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए थे। इन्होंने आज के दिन पापा न्यूगिनी की हुकूमत संभाली थी। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। तो ये चंद अहम वाक़ात हमने आपके सामने रखे कि माजी में आज का दिन क्यों अहम है। और अब सीधा हाल पल चलेंगे कि आज क्या कुछ खास है। और सबसे पहले बात अमेरिका से करेंगे, क्योंकि अमेरिका से इस वक्त बड़ी खबर है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उन पर गोली चली है। साबिक सदर आपको बताते चले अमेरिका के जिनको निशाना बनाया गया है। नवंबर के महीने में इंतखाबात होने, लेकिन उससे पहले यह अफसोसनाक वाक़ा पेश आया। साबिक अमेरिकी सदर जिनको एक इंतखाबी रैली के दौरान निशाना बनाया गया, लेकिन वो बहिफाजत वहां से निकले। थोड़ी बहुत चोटें आई हैं जो अमेरिकी मीडिया भी कंफर्म कर रहा है, और जवाबी कार्रवाई की गई है। हमलावर को मार दिया गया है, जो अमेरिकन पुलिस की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है। 5 नवंबर 2024 को अमेरिका का अगला सदर कौन होगा ये लगभग साफ हो जाएगा, लेकिन इस दौरान सदारती इंतखाबात के दौरान किसी कैंपेन में सदर को इस तरीके से टारगेट किया जाएगा, ये बहुत कम माजी में देखा गया था। अगरचे छोटी मोटी वारदातें कई मरतबा होती रही थी, लेकिन इसके बावजूद इंतखाबात बड़े अच्छे तरीके से होते रहे। और ये तस्वीर है जब डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से आप देख रहे हैं कि एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और इंतखाबी रैली थी। फायरिंग से जख्मी हुए, लेकिन इनकी जान महफूज रही। हमलावर को कत्ल कर दिया गया है। वाकई में एक शख्स मारा गया है और एक और जख्मी हुआ है, इसकी भी तस्दीक की गई है। और जब गोली चली, कहा जाता है कि करीब से शूटर आया, उनने शूट किया, लेकिन बाद में जाकर तस्दीक ये हुई कि छत से एक शख्स की तरफ से गोली चलाई गई, जिसको मौके पर ही बाद में हलाक कर दिया गया। फ्रांसीसी खबरसां इदारा भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया के अंदर बटलर के मकाम पर एक रैली से खिताब कर रहे थे, स्टेज पर मौजूद थे जिस वक्त फायरिंग का यह वाकया पेश आया और गोली बज़ाहिर ट्रंप के कान को छूती हुई निकल गई। और यही नतीजा है कि उनके दाएं कान से खून चलते हुए भी देखा गया। लेकिन ट्रंप तकरीर के दौरान गोलियां चलते ही नीचे झुक गए। रैली में भगदड़ जरूर मची। चंद लम्हात के बाद डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए और एक बार फिर से जो आप देख रहे हैं उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, ये एग्जैक्टली उस वक्त की तस्वीर है। और जब फायर होता है, अचानक से वो डाइस के पीछे बैठ जाते हैं, भगदड़ मचती है और किसी को चंद मिनट के लिए कुछ समझ ही नहीं आया कि फायर होता कहां से है। और इनके पीछे जो लोग थे, इनमें से एक शहरी की मौत हुई है, जो तस्दीक मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स कर रहे हैं और अमेरिका से भी इसकी तस्दीक हुई है। खून के निशान उनके कान पर दिखाई दे रहे हैं। फॉरेन सीक्रेट सर्विस के जो एहलकार हैं, ट्रंप को अपने हिसार में लेकर मौके से रवाना भी हुए और वाकये के बाद रैली फौरी तौर खत्म कर दी गई ताकि किसी को जानी नुकसान मजीद ना उठाना पड़े। काउंटी प्रोसिक्यूटर ने इस बात की तस्दीक की है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक गोली लगी। अमेरिकी मीडिया का भी यह दावा है कि रैली में फायरिंग के वाकये में साबिक अमेरिकी सदर मामूली जख्मी हुए और उनके कान पर खून के निशानात पाए गए। ताहम ये जख्म किस नौयत के हैं और किस वजह से हुए, ये वाजे नहीं हो सका। ये जरूर है कि फायर यहां पर ओपन किया गया। हमलावर को मार गिराया गया है। रैली में जिस राइफल से फायरिंग की गई थी, इसे भी इतलात के मुताबिक बरामद कर लिया गया है। एग्जैक्टली उस वक्त की तस्वीर जब डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया के अंदर बटलर के मकाम पर एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। और पिछले दिनों इसी तरह की एक डिबेट की, जिसके बाद वो काफी ज्यादा सुर्खियों में है। मौजूदा सदर जो बाइडन को एक तरह से उस मुबाहिसे में वो शिकस्त देने में कामयाब रहे और बाज लोगों का ये ख्याल है कि अब सदारती इंतखाबात से ठीक पहले कमला हैरिस, जो डेमोक्रेट उम्मीदवार होनी चाहिए, बाइडन को छोड़ देना चाहिए। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। शीतल के पास भी चलेंगे, हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमें न्यूज रूम से ज्वाइन किए। मगर जरा आपको वो तस्वीर एग्जैक्टली दिखाते हैं जब फायर ओपन किया गया है और डोनाल्ड ट्रंप को उसके बाद सीक्रेट सर्विस के जो एहलकार है यहां से लेकर रवाना हो जाते हैं। एक शख्स की मौत की तस्दीक, जबकि हमलावर को भी मारा गया है। I see something that said, take a look at what happened. Hold, when you're ready, on you. Ready? Move, Up. move.
चलिए शीतल शर्मा के पास चलते हैं इस खबर पे नजर बनाए हुए। शीतल, क्या और इनपुट्स आप ले पाए हैं? इस वक्त की जो सिचुएशन है, तकरीबन 3.5-4 घंटों का समय बीत चुका है। क्या कंफर्म हो रहा है ऑफिशियली? गोली डोनाल्ड ट्रंप को भी लगी या किसी और वजह से उनको चोट पहुंची है? लेकिन फायर भी हुआ है, इसकी भी आधिकारिक पुष्टि हो रही है अब तक? शीतल, अब तक आवाज पहुंच रही है? शीतल तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। डोनाल्ड ट्रंप को के जख्मी होने की कंफर्मेशन हुई है। सीक्रेट सर्विस के एहलकार उनको पूरी तरीके से कवर देकर यहां से निकालते हुए भी दिखाई दिए। एक हमलावर मारा गया। अब ये कौन शख्स है? गोली क्यों चलाई? क्या किसी तंजीम से वाबस्ता है? अमेरिका के अंदर जब 5 तारीख को सदारती इंतखाबात, जब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, कैंपेनिंग जब तक खत्म हो जाएगी, इस दौरान काफी ज्यादा एहतिजाज देखे, काफी प्रदर्शन देखे, नाराजगी काफी ज्यादा, ब्लैक एंड व्हाइट्स का अपना इशू, लेकिन फलस्तीन को लेकर जो पॉलिसी अब तक अमेरिका की रही है उस पर भी कई तरह के सवालात खड़े हुए हैं। और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बयानात दिए कि इतने यहूदियों को जो कत्ल किया गया हमास की तरफ से, जो मारा गया 7 अक्टूबर को, उसके लिए जो बाइडेन जिम्मेदार है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, इसके लिए उनको टारगेट किया जाता रहा। ये सूरत हाल अब तक रही और इसी दौरान ये इंसिडेंट जो है वो पेश आया है। साबिक अमेरिकी सदर पर गोली चलने की जो है वो तस्दीक कर दी गई है, लेकिन वो जख्मी किस वजह से हुए हैं इसकी कंफर्मेशन होना बाकी है। शीतल शर्मा हमारे साथ हैं। शीतल, क्या और इनपुट्स आप कलेक्ट कर पाए हैं इस इंसिडेंट को लेकर? बिल्कुल, देखिए आज सुबह सुबह जैसे ही लोगों की नींद खुली, वैसे ही अमेरिका से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी एक चुनावी रैली हो रही थी और ये चुनावी रैली जो है वो पेंसिल्वेनिया में हो रही थी, जहां पर इस रैली में संबोधन के दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने, कुछ संदिग्ध लोगों ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला कर दिया। और जो तस्वीरें अभी तक सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप की जो दायां कान है वहां पर गोली लगने से खून भी दिखाई दे रहा है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तस्वीरों के आधार पर ये कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। तो रैली के दौरान जब गोलियों की आवाज सुनाई दी, वहां पर भड़कम मच गया, ट्रंप की कान में खून दिखाई दिया, लेकिन वहां पर जो मौजूद सीक्रेट सर्विसेज के एजेंट थे, उन्होंने तुरंत वहां पर जो है वो एक्शन लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप को अपने घेरे में ले लिया और डोनाल्ड ट्रंप को वहां से सुरक्षित बचाया। फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन जो हमलावर था, जो संदिग्ध वहां पर पहुंचा था, उसको मार गिराया है। तो शीतल, चुनाव बहुत करीब है, कुछ ही समय रह गए हैं, 3 से 4 महीने का वक्त है। इस दौरान राष्ट्रपति के ऊपर गोली चलना, और वो भी उस समय जब पिछले दिनों एक डिबेट के दौरान वो जीते, क्या ये माने कि हम उस डिबेट के बाद उनकी जो पॉपुलैरिटी हुई है, पुराने केसेस कुछ खत्म भी हुए, कुछ में सजाएं काटी, काफी सवालों के घेरे में थे, बाहर आए, वापस से डिबेट की, और करंट जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनके साथ डिबेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही। उस प्रदर्शन के बाद बहुत सारी चीजें सामने आई कि शायद वो दोबारा सत्ता में लौट सकते हैं, दोबारा वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। इन सब के बीच में अमेरिका जैसे देश में हमला होना, इसके क्या मायने आज के समय में माने जाए? और बहुत सारी जगहों पर ऐसे हमने देखा कि हाल ही में कई बड़े नेताओं की असैसिनेशंस हुई हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं, चुनाव बहुत नजदीक है और चुनाव से पहले अमेरिका नहीं बल्कि बाकी देशों में भी हमने देखा है कई बार हमले होते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से अमेरिका एक पावरफुल देश है, एक इतना बड़ा देश है, पूरी दुनिया में अमेरिका टॉप देशों में माना जाता है, चाहे वो किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए। तो ये हमला काफी निंदनीय है, इस पर पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने निंदा की है। हालांकि चुनाव नजदीक है, पॉपुलरिटी उनकी बढ़ी थी, एक बार फिर से वो यहाँ पर प्रखर नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे और कहीं न कहीं ये एक खतरा भी समझा जा सकता था कि आने वाले चुनाव में कहीं वो विपक्ष के लिए एक खतरा न साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल, बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। कुल मिलाकर आप देखेंगे साबिक सदर पर फायर जब हुआ है तो मौजूदा सदर का भी रिएक्शन आया है, भारत की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, बांग्लादेश, नेपाल, यूरोप, अमेरिका और कई बड़े देशों की तरफ से अब इस पर रद्दमल जाहिर किए जा रहे हैं और अफसोसनाक वाकई से करार दिया जा रहा है। और सीक्रेट सर्विसेज के जो एजेंट्स थे जिनने बाद में जाकर कवर किया, और इन्हीं की तरफ से कहा जा रहा है कि फायर भी वापस जब किया गया तो एक शख्स को मारा गया जिसने फायर ओपन किया था, यानी हमलावर हलाक हुआ। इन लोगों पर भी सवाल है और दुनिया की सबसे बड़ी सीक्रेट एजेंसीज में से एक जिनकी मौजूदगी में इस तरीके से फायर होता है। और यहां से आप कह सकते हैं कि चंद सेकंड्स के दौरान डोनाल्ड ट्रंप बचे। अब जख्मी होने की जो तस्दीक हुई है उस पर मजीद क्या तफसीलात आएंगी
ऑफिशियली कहा जा रहा है व्हाइट हाउस से एक प्रेस ब्रीफिंग भी होगी, उसमें मजीद तफसीलात आएंगी। बहरहाल बराक ओबामा की तरफ से भी इस पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा गया कि अमेरिका जैसे बड़े देश में इस तरह के वाकयात के लिए कोई भी जगह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम सलाम जेके में रुख अब जम्मू कश्मीर का करते हैं। और जम्मू से खबर, जम्मू का एक नौजवान 11 जून को लापता हुआ था। सबसे पहली रिपोर्ट आई थी, लेकिन अब जाकर मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए कंफर्मेशन हो रही है कि पाकिस्तान में इस नौजवान की मौत की तस्दीक हुई है। तकरीबन 1 माह कबल नौजवान लापता हुआ था। इस तरह की इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए या जो सोर्सेज के जरिए वो पहुंच रही है। हर्ष नगोत्रा के तौर पर इस नौजवान की शनाख्त हुई है, जो इतलात के मुताबिक 11 जून 2024 को लापता हुआ। और यही एक तस्वीर जो हमारे पास भी अवेलेबल थी हर्ष नगोत्रा की। एम्प्लॉयमेंट कोड जो गालिबन एयरटेल कंपनी में काम कर रहा था 319541। और अब कंफर्मेशन हो रही कि बकोर का इलाका है, चिनाब दरिया के बिल्कुल पास वाला एरिया। हर्ष नगोत्रा सन ऑफ सुभाष शर्मा जो अचानक से उन दिनों गायब हो जाता है। मिसिंग कंप्लेंट भी बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस जो पोस्ट है जोड़ियां की अखनूर के करीब वहां पर दर्ज कराई जाती है। केस जो है बाद में पुलिस स्टेशन खोड़ मजीद तहकीकात के लिए मुंतकिल कर दिया जाता है। और इन्वेस्टिगेशन बताती हैं, पहले कहा गया कि शायद नौजवान ने सुसाइड कर लिया हो, मगर बाद में ये कहा गया कि इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी है। और ट्रांजैक्शन भी उसके बैंक खाते से कुछ 80 से 88 हज़ार के आसपास हुई गेमिंग एप्लीकेशन के लिए। और कहा गया कि जब ये लापता हुआ उससे पहले ये चीजें सामने आई तो उससे भी खदशा जाहिर किया जाता था कि शायद नौजवान ने कहीं दरिया में छलांग ना लगाई हो। मगर अब ये कंफर्मेशन हो रही है कि इसकी मौत हुई है और पाकिस्तान के अंदर अब ये दरिया में छलांग लगाने के बाद कहीं बॉडी इसकी तैर कर वहां पहुंचती है या कुछ और मामला थे। शिल्पा के पास चलते हैं, हमारे साथ इस वक्त हैं। शिल्पा, क्या मजीद डिटेल्स आप कलेक्ट कर पाई हैं? पुलिस सोर्सेज क्या कंफर्म कर रहे हैं? फैमिली मेंबर से कोई बात हो पाई हो? हर्ष नगोत्रा जो 11 जून को लापता हुआ था, जो चीजें बाद में मोबाइल के थ्रू सामने आई वो किस हद तक सही थी और डेड बॉडी की कंफर्मेशन क्या है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दी जून 11 2024 को जो है वो हर्ष नगोत्रा लापता हुए। अखनूर के जोड़िया के ये रहने वाले हैं और पुलिस पोस्ट, जिस प्रकार से आपने कहा कि पुलिस पोस्ट जोड़िया में फैमिली के द्वारा मिसिंग कंप्लेंट जो है वो लिखाई जाती है। बाद में केस को ट्रांसफर किया जाता है पुलिस स्टेशन खोर में इन्वेस्टिगेशन के लिए और जांच की जाती है। जांच के दौरान ये खुलासा हुआ कि हो सकता है कि जिस प्रकार से आपने कहा कि दरिया में जो है वो उन्होंने छलांग लगा दी हो, क्योंकि जिस प्रकार से ये आशंका जताई गई कि वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट थे, स्ट्रेसफुल थे, क्योंकि जिस दिन उन्होंने छलांग लगाई उसके एक दिन पहले ही एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन का लेन देन हुआ है। एक गेमिंग एप्लीकेशन में जो है बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन का लेन देन हुआ है। करीबन 80,000 से 88,000 के करीब जो है वो लेन देन हुआ, जिसके चलते ये आशंका जताई गई कि हो सकता है उन्होंने जो है वो छलांग लगाई, लेकिन उस समय शव को जो है वो बरामद नहीं किया गया था। और दरिया के पास बकोर जो दरिया है वहां पर उनकी बाइक भी यानी कि एक सबूत भी मिला था। तो कहीं ना कहीं उस समय ये आशंका जताई जा रही थी। लेकिन अब आपको बता दी कि 1 माह के बाद जो है वो पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट के पाकिस्तानी ऑफिशियल के द्वारा ये कंफर्म किया गया है कि नगरोत्रा जिनकी डेथ हो चुकी है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आपको बता दी कि व्हाट्सएप मैसेज जो कि वो पुराने नंबर जो इस्तेमाल कर रहे थे, हालांकि वो नंबर जो है वो घर वालों की फैमिली के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया, उसे दोबारा से री इश्यू करवाया गया और उस नंबर पे जो है वो पाकिस्तानी ऑफिशियल के द्वारा एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया पुष्टि करने के लिए कि क्या ये हर्ष नगोत्रा है, यानी कि जिस प्रकार से उनकी डेथ हुई है। तो पुष्टि करने के लिए एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया और एक आईडी भेजी गई जो उन्हें उस शव से जो है वो बरामद हुई थी। और वो आईडी ये थी कि वो एयरटेल कंपनी में काम करती है और उनसे यानी कि उस आईडी से उनका नंबर जो है वो उन्हें प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं अब ये पुष्टि हो चुकी है कि ये हर्ष नगोत्रा है और उनका शव जो है वो यानी कि पाकिस्तान पहुंचा है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान के ऑफिशियल के द्वारा जो है ये कंफर्म किया गया है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये जो व्हाट्सएप वाला मामला सामने आया है, क्या पुलिस इस पर भी कोई जांच कर रही है कि अब ये एयरटेल कंपनी का मुलाजिम था, शायद उसकी वजह से हो सकता है कि उस पुराने नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज बॉर्डर पार से आता है? क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो इस मामले पर तो होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और शख्स के संपर्क में था? देखिए फिलहाल जिस प्रकार से पुलिस अधिकारी की बात करें तो जिस प्रकार से हमने बातचीत की, उन्होंने ये कहा कि जो आईडी बरामद की गई शव में, उस आईडी पे जो उनका नंबर था
और उसी नंबर पे जो है वो व्हाट्सएप मैसेज किया गया। हालांकि Okay. इसके पीछे क्या कुछ और जानकारी है वो सामने नहीं आई है, लेकिन फिलहाल ये है खबर है कि जो आईडी बरामद हुई है उस आईडी में उनका नंबर पाया गया, तो उस नंबर पे जो है वो व्हाट्सएप मैसेज किया गया। और अब फैमिली मेंबर्स जो है वो शव को वापस अथॉरिटी से जो है वो शव को वापस मांगने के चलिए लिए शिल्पा, जो है वो बहुत शुक्रिया गुहार लगा तफसीलात फराम करने के लिए। शिल्पा तफसीलात फराम कर रही थी और बता रही थी कि जम्मू का जो नौजवान लापता हुआ था, फिलहाल उसकी लाश जो है पाकिस्तान में मिली है। बढ़ते आगे बात शुमाली कश्मीर हंदवारा की करते हैं, क्योंकि शुमाली कश्मीर हंदवारा के राजवार में कल रात देर गए आग का एक भयानक वारदात जो है वो पेश आई है। आग के शोलों ने तकरीबन 12 जो रिहायशी घर है उनको एक के बाद दीगरे अपनी लपेट में ले लिया। साथ ही साथ जो गौशड्स है, गौ खाने हैं, वो भी खाकस्तर हुए हैं और लाखों करोड़ों की इमलाक जो है वो तबाह हुई है। आपको बता दें कि कल करीबन रात 11 बजे अचानक ये आग नमूदार होती है एक रिहायशी घर से, और जो देखते ही देखते आसपास के जो दीगर इलाके हैं, दीगर रिहायशी घर है, उनको अपने लपेट में ले लेती है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह आग के इन शोलों ने एक के बाद दीगरे एक एक मकान को अपनी लपेट में ले लिया, और कुल मिलाकर करीबन 12 रिहायशी मकान हैं जो इस आग की जद में आ गए हैं, आग की जद में खाकस्तर हुए हैं। बताया जा रहा है कि जिसके बाद जो है मुकामी लोग वहां पे पहुंचे, पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी के एहलकार वहां पहुंचे, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि करीबन 12 मकानों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया और कई घंटों तक ये आग जो है जारी रही। 12 मकान समझ सकते कि करीबन एक कॉलोनी है जो इस आग की जद में आ गई है, और मुकम्मल तौर पर ये 12 के 12 मकान जो है वो खाकस्तर हुए हैं। ताहम बाद में जो फायर एंड इमरजेंसी, पुलिस और दीगर महकमे के लोग वहां पे पहुंचे और आग को काबू कर लिया गया है। मकामी लोग ये भी बता रहे हैं कि राजवार हंदवारा के इस इलाके में फायर स्टेशन एक तरफ से नजदीक तो पड़ता है, लेकिन वक्त पर ना पहुंचना उस वजह से भी नुकसान है। शायद 3-4 और मकानात जो बाद में आग की लपेट में आए उनको बचाया जा सकता था। दूसरा, फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और मकामी लोग जो वक्त पर यहाँ पहुंचे, काम शुरू किया। इलाके में पानी की कमी के बावजूद भी जैसे तैसे करके आग को मजीद फैलने से रोका गया, लेकिन जब तक आग पर मुकम्मल तौर काबू पाया जाता तब तक 1 दर्जन से जायद जो ढांचे थे, जिनमें 12 रिहायशी मकानात हैं, 12 गौ खाने हैं, उनको शदीद नुकसान पहुंचा था। मकामी लोगों के तासुरात भी आप तक पहुंचाते हैं। गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा शमीम भट्ट ने रात देर गए जब आतिशबाजी के इस वारदात को वो अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, उस वक्त बातचीत भी उनसे की। इन लोगों की तरफ से भी कुछ शिकायत की गई, इंतजामिया के नोटिस में कुछ मामलात लाए गए और नुकसान के हवाले से भी उन्होंने तस्दीक की। उसके बाद दोबारा शमीम के पास चलेंगे। सबसे पहले मकामी लोगों की बात सुन। शमीर साहब, ये सही है कि अब जो इनका माल मवेशी है वो सब जल गया और कम से कम 12 मकान यहाँ जल गए। तो बेसिकली मसला ये है कि इससे पहले भी तजमुला में ऐसा वाक़ा हुआ, उस वक्त भी हमने गवर्नमेंट से अपील की थी फायर टेंडर जलडारा में होनी चाहिए थी, मगर बदकिस्मती की वजह से वहाँ फायर टेंडर नहीं है। ये वजह है कि जब दूर से फायर टेंडर आता है तब तक वहाँ बहुत माली नुकसान होता है। इस सिलसिले में जब हमें पता चला 11:02 पर, तो हमने 101 पर कॉल की। उसी वक्त फायर सर्विस अमला यहाँ आया, तो टाइम लग गया थोड़ा, क्योंकि रास्ता बहुत दूर है, बहुत कठिन रास्ता है, हंदवारा से आना पड़ता है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ दाद देना था जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम का, वो बर वक्त आ गई और इंडियन आर्मी यहाँ बर वक्त आ गई। अपनी जान पर खेल कर उन्होंने यहाँ पर जो लोगों का बचाव। हम इस गांव से 3 किलोमीटर दूर है, निचमन जब हमने आग देखी है ऊपर उठा के हमने देखी है, पूरा गांव हम उठा के यहाँ पर पहुँचे हैं। 1 घंटे लगे हैं हमें यहाँ पर पैदल आने का। 11 बजे रात बात है। अगर तहसील का दर्जा दे दिया इस राजवार पर, जचलदारा में हमारा हेडक्वार्टर आता है जचलदारा, जब तहसील का दर्जा दे दिया, और जब तहसील का दर्जा है मगर है कहाँ, क्या है वहाँ पर, क्या फैसिलिटी में भी कहाँ होगा ना। जब हंदवाड़ा से एक गाड़ी यहाँ पहुँचे है उसको 2 घंटे लगे हैं, अगर यह जचलदारा होगा ना इसको 25 मिनट 20 मिनट लग सकते हैं। ठीक है, मतलब जितना नुकसान ये हुआ है इससे बिल्कुल इससे बहुत कम हो जाएंगे अगर जचलदारा में होगा। इसी इलाके के एक सानिया से हम अभी गुजर रहे थे, मतलब कि इसी हफ्ते में एक बड़ा सानिया पेश आया यहाँ पर राजपुरा के अंदर, जहाँ पर हमने 4 लाशें जो है दफन की है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर अगर बात करेंगे यंगरहार जो गरीब इलाका है, यहाँ पर 9 दर्जन से ज़्यादा मकानात जो हैं, करीब 9 मकानात ऐसे हैं जो जलकर खाकस्तर हुए हैं और राख के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। हालांकि इसमें बदकिस्मती यह है कि इनके माल मवेशी, इनका जायदाद, इनका सामान सारा राख के ढेर में तब्दील हो चुका है।
लेकिन लोगों की देरीना मांग थी कि जचलारा के अंदर जो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस यहाँ पर जो है लाई जाए। अगरचे शमीम साहब, जब आग लगी यहाँ पर 11 बजे के करीब था उस समय, जब गाड़ी हंदवाड़ा से यहाँ तक पहुंची है, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है 15 किलोमीटर डिस्टेंस आधे घंटे से ज्यादा गाड़ी क्रॉस कर सकती है, यानी कि पौना घंटा लग सकता है। अंदर क्या कहेंगे? ये बड़ा अफसोसनाक वाक़ा है हमारे इलाके में। ये बेसिकली हमारे इलाके में जो फायर सर्विस की कमी है जचलदारा में हो या वाडर में कहीं और किसी इलाके में, जिस कमी की वजह से अगर वो टाइम पे पहुंच जाती तो ये साइना नहीं हो जाता यहाँ पे। इसमें कुछ जानवर भी जल गए हैं, 8-10 मकान तकरीबन जल गए हैं। तो यहाँ पे अभी फायर सर्विस गाड़ियाँ तो आ गई है, एडीसी साहब ने यहाँ पे भेजी है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगा, जिस वजह से जो यहाँ पे इतना नुकसान हुआ। अगर टाइम पे पहुंच जाता तो शायद ये इतना बड़ा नुकसान, 1-2 मकान अगर जल जाते बाकी मकान बच सकते थे। ये हमारी बदकिस्मती है। ये पिछले 10-15 सालों 20 सालों से हमारे इलाके को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो भी है, जिस वजह से यहाँ पे ये सानिया हुआ है। अपर राजवार में ये पहला वाक़ा नहीं है, इससे पहले भी चंगीबुला में हुआ था, इसे बेनीपुरा में हुआ, वाडर बाला में हुआ, वाडर में हुआ। तो अक्सर हुकूमत इन दिनों पे यहाँ पे आके ये लोगों को दिलासा देती है कि हम फायर सर्विस यहाँ जचलदारा में मतलब रखेंगे। आज भी अगर यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए तो वो बोल रहे हैं कि हमने ज़मीन आइडेंटिफाई की है। ज़मीन आइडेंटिफाई करके क्या करना है? अगर वो यहाँ पे एक गाड़ी रख के रेंटेड बिल्डिंग में रह के यहाँ पे फायर सर्विस गाड़ी रख के आवाम का ये जो मतलब माल मवेशी यहाँ पे मतलब नुकसान हो रहा है वो बच सकता है। हुकूमत इसी मतलब जो हादसात होते हैं यहाँ पे रोनुमा होते हैं, आज भी यहाँ पे तकरीबन 10 से 13 मकान जो यहाँ पे खाकस्तर हुए हैं। तो कल आएंगे यहाँ पे पॉलिटिशियन आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मुआवजा फिर क्या मिलता है इनको, मुआवजा मिलता है थोड़ा बहुत, तो फिर भूल जाते हैं अक्सर। जहाँ नाज़रीन इस वक्त मौजूद है जंगरहाट राजवार इलाके में मौजूद है, जहाँ तकरीबन 11 बजे के करीब अचानक एक घर में आग नमूदार हुई। आग काफ़ी ज़्यादा भयानक था। आग ने पूरे मोहल्ले को अपने लपेट में लिया है। बताया जा रहा है कि 7 से 8 मकान जो है जलकर खाकिस्तर हुए। जब मुकामी लोगों के साथ मैंने बात की है तो मैं भी 11 बजे यहाँ पे पहुंची। यहाँ पे नेटवर्क न होने की वजह से मैं आप लोगों तक अपडेट पहुंचाने की जिस तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ, मगर यहाँ अभी तकरीबन रात के 1 बज चुके हैं। अभी मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ। थोड़ा सा मेरा कैमरा मैन दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे किस तरह के हालात जो है। यहाँ इस तकरीबन 7 से 8 मकान जो है पूरे जलकर राख में तब्दील हुए। बताया जा रहा है कि तकरीबन इस इलाके में जो माल मवेशी थे जो यहाँ पे कौशल के अंदर, वो भी इस आग काफ़ी ज़्यादा वो झुलस कर पूरे जो है इसी गौखाने के अंदर। यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूँगा, लगातार यहाँ के लोगों की हुकाम से यही गुजारिश रही कि जचलदारा में फायर एंड इमरजेंसी होनी चाहिए ताकि इस तरह के हादसा रोनुमा अगर कहीं पे होगा थोड़ा सा बच सकता था। इस वक्त जहाँ पे मौजूद जंगरहाट राजवार का इलाका है, तकरीबन 7 से 8 मकान जो है आग ने अपने लपेट में लिया। पूरे जो अभी यहाँ पे राख में तब्दील हुआ। जब यहाँ पे जचलदारा की बात करेंगे, लगातार जचलदारा इलाके में एक फायर एंड इमरजेंसी होनी चाहिए। लगातार अगर कागज भी ले गए, जमीन को वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया। जचलदारा से यहाँ तक सिर्फ 20 मिनट लगता है। जब हंदवाड़ा से गाड़ी आती है, अभी 5 गाड़ी यहाँ पे पहुंची है, मगर क्या फायदा। पूरे मोहल्ले जो है काफी ज्यादा आग था। आग ने पूरे इस मोहल्ले को अपने लपेट में लिया। ये सारे मकान जलकर राख में तब्दील हुआ है। तो लगातार एलजी साहब हम सीधा हंदवाड़ा आपको ले चलेंगे, जहां से शमीम भट्ट लाइव हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। शमीम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। भयानक आग, 12 रिहायशी घर जो है आग की जद में आ गए। क्या वजूहात है, किस तरह यह आग लगी और कितना नुकसान हुआ है? जी जरूर, मैं आपको बताता चलो, ये सब जिला हंदवाड़ा का इलाका है। ये जंगरहाट राजवार का इलाका है। तकरीबन 11 बजे के करीब वहां पे अचानक एक घर में आग नमूदार हुई है। आग काफी ज्यादा भयानक था। आग ने पूरे मोहल्ले को लपेट में लिया और तकरीबन 12 घर जो है जलकर राख हुई है। जरूर मैं बताने की कोशिश करूंगा, ये राजवार का आज पहला ही वाक़ा नहीं है। इससे 2014 में वडर तड़माला में एक हादसा हुआ है, वहां पे भी इस तरह आग नमूदार, तकरीबन 22 घर जो है बेघर हुए हैं। तो लगातार बेनीपुरा की बात करेंगे या हम संजमुला की
की बात करेंगे तो लगातार राजवार लोगों की ये डिमांड रही कि जचलदारा जो तहसील हेडक्वार्टर है वहाँ पे एक फायर एंड इमरजेंसी शमीम, नुकसान का कोई तखमीना लगा है अभी तक कि कितना नुकसान हुआ है, और जो लोग बेघर हुए हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम उठाया गया है? जी हजूर, जिस तरह मैं कल ही देखा वहाँ पे इंडियन आर्मी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल सोसाइटी के लोग या वहाँ पे जिला इंतजामिया की टीम पूछे, वो कल से ही अभी भी वहाँ पे काफी ज्यादा लोग हैं। कल क्योंकि पूरे मोहल्ले को आग ने काफी ज्यादा लपेट में उस टाइम ऑफिशियली जो है अभी तक रिपोर्ट सामने है कि क्या हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पे तखमीना लगाया जाए, वहाँ पे उनको जल्द से जल्द रिलीफ मिलना चाहिए। जब और ये भी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, रेड क्रॉस के जरिए सिर्फ उनको जब इस तरह के हादसा सिर्फ 5,000 या 6,000 देते उससे उनको कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि रेड क्रॉस में लाखों करोड़ों रुपए जमा होते हैं। फिर 5,000 से क्या, जो घर जो है अभी नन्हे तने छत के नीचे जो लोग बैठे हैं, पूरे जो महला है टंडमाला एक गुजर इलाका है जिसमें तकरीबन 12 घर के साथ साथ 12 की सूरत हाल है वो भी इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इस इलाके के अंदर नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। और अब जरा आगे बढ़ेंगे, बात मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के हवाले से करेंगे, क्योंकि उन्होंने अहम तरीन मीटिंग की सदारत की है और इस इजलास में जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक या मुल्क के बाकी हिस्सों में, जिनमें अरुणाचल प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान की सरहदों पर सरकार ने जो एक काम शुरू किया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो पिछले साल मरकजी काबीना ने जिस मंसूबे को हरी झंडी दी थी, इसके तहत जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इकदाम उठाए गए, इनका जायजा लिया। शहरियों की नकल मकानी को यकीनी बनाने के लिए राब्तों पर जोर दिया गया है। सरहदों पर रोजगार के मौके, सेहत और दीगर सहूलियात का फुकदान कहीं पर महसूस ना हो, शहरी परेशान ना हो, इस बात पर वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो इस पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। और मीटिंग जो दिल्ली के अंदर अमित शाह की तरफ से की गई है, उसकी तस्वीरें भी जरा दिखाते हैं आपको, क्योंकि सरहदों पर भारत सरकार का ये जो मंसूबा है उस ताल्लुक से गुफ्तगू तकरीबन 3.5 घंटों तक चली है। और इस मीटिंग में एक तो ये कि लोगों को रोजगार के मौके कैसे सरहदी बेल्ट में फराहम किए जाए, देहात जो हैं वहां पर नकल मकानी को कैसे रोका जाए, लोग मैक्सिमम एरियाज छोड़कर अब निचले इलाकों में आना चाह रहे हैं, उस चीज पर तवज्जो दी जा रही है। फौज और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए दस्तयाब सेहत की सहूलियात का भी जायजा लिया गया। और इस आला सतही मीटिंग में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के नफाज का जायजा लेते हुए मरकजी वजीर की तरफ से भी कहा गया कि सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों को रोजगार के मौके फराहम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। और इस पर इसीलिए हम चाहते हैं कि मरकजी हुकूमत के जो इकदाम हैं उसका भरपूर फायदा शहरियों को पहुंचे, ताकि वो नकल मकानी करने पर मजबूर ना हो। एक तो चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल, बैनुल-अक़वामी सरहद पर ये गांव जिनके लिए ये मंसूबा तैयार किया गया था, आखिरी पोस्ट तक फौजियों की नकलो हरकत के लिए दरकार जो बुनियादी ढांचा है, उसके साथ साथ सरहदी गांव की तरक्की पर तवज्जो ज्यादा देना बुनियादी तौर मीटिंग का मकसद था। और जो बॉर्डर विलेजेस हैं उनको बेहतरीन और मुमकिन सहूलियात मैसर हों, नकल मकानी को खत्म किया जाए, या इस पूरे प्रोसेस को जिस दौरान लोग मैक्सिमम एरियाज को छोड़ चुके हैं, इन एरियाज के अंदर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और फौज का भी जो रोल है उसको कलीदी करार देते हुए मजीद इकदाम उठाने पर जोर दिया गया है, जो आपके सामने हमने डिटेल्स एक रखी हैं। लेकिन साथ साथ इससे पहले ब्रेक पे जाएं, खबर जरा आपको जम्मू सूबे की भी बताते चलें। मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज गश्त कर रही है। कठुआ के हमले के बाद अलग अलग जगहों पर कार्रवाइयां चल रही हैं और सुबह जम्मू में हाई अलर्ट बरकरार है। सांबा, उधमपुर, कठुआ में रात के वक्त में गश्त बढ़ा दिया गया है। अलग अलग मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस नजर आ रही हैं। सांबा में जहां पर रात देर गए भी कार्रवाई होती रही, जगह जगह पर नाकेबंदी की गई है, चेकिंग का सिलसिला तेज किया गया है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं या मकामी पुलिस है, अलग अलग मकामात पर कल चेकिंग का सिलसिला दिन भर भी जारी रहा और रात तकरीबन 2 से 3 बजे के दरमियान भी, ताकि एक तरफ जहां यात्रा चल रही है वो खुशरूबी के साथ चले, सिक्योरिटी सूरत हाल को यकीनी बनाया जाए, बेहतर हो, इसके लिए कोशिश। और दूसरा, सरहद से शहर तक जो अलर्ट है, इस दौरान बैनुल-अक़वामी सरहद जहां पर दरअंदाजी की पिछले दिनों तस्दीक भी पुलिस अथॉरिटीज ने की, तो जो मशकूक हरकत भी कई इलाकों में देखी गई है, उस चीज़ को भी बड़े संजीदगी के साथ लिया जा रहा है। नतीजा ये कि अलग अलग मकामात पर नाकेबंदी करके रात के वक्त में ऑपरेशंस बढ़ाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, यौम आज़ादी के सिलसिले में तकरीबात पूरे मुल्क के अंदर होनी है और 15 अगस्त से पहले सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर बनाया जाए, इसके लिए जो जिम्मेदारियां इस वक्त एजेंसीज पर हैं उसको निभाने की कोशिश है। रात देर गए जब सांबा में जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के ऊपर नाका लगा था,
गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ऋषि खजूरिया यहां मौजूद थे, तफसीलात पेश कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों से इस तरह की तस्वीरें हम तक पहुंची। सांबा से ऋषि खजूरिया की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में इस समय जो है वो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। आपको बताते चले कि जिस तरह से जम्मू खित्ते में जो पिछले दिनों में हालात आपने देखे, लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ती नजर आई, आतंकी हमले यहां पर हुए और उसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। इस समय हम जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के मानसर मोड़ इलाके में है। ये रास्ता जो कि कश्मीर को जोड़ता है और उसी को लेकर आपको बताते चले कि यहाँ तमाम हाईवे पर नाका पॉइंट्स को अलर्ट कर दिया गया है और यहाँ पर तमाम गाड़ियों की गहनता से जांच की जा रही है। नाका पॉइंट पर गाड़ियों को रोककर और उसी के साथ साथ तमाम गाड़ी चालकों की जो आईडी कार्ड्स हैं उनको भी चेक किया जा रहा है और चेकिंग के बाद, जांच के बाद उनको आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। स्क्रीन पर तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा का ग्रिड जो वो मजबूत किया गया है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआईएसएफ के जवान ग्राउंड पर डटे हुए हैं और हर सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं, हर गतिविधि के ऊपर नजर रखे हुए हैं और उसी के चलते संदिग्धों के ऊपर भी खास नजर रखी जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं मानसर मोड़ का, यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। यहाँ पर नाका लगाकर हर आने जाने वाली गाड़ी की गहनता से जांच की जा रही है और उसी को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से एसएचओ सांबा जो है उनकी क़यादत में यहाँ पर ये तमाम सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। इसी के साथ साथ जो डायरेक्शन है एसएसपी सांबा विनय कुमार जी की, तो तमाम इस समय जो आला अधिकारी है जम्मू कश्मीर पुलिस के, उनकी तरफ से जो डायरेक्शन जारी की जा रही है उन डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए ऋषि खजूरिया रिपोर्ट पेश कर रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें कुछ और भी हैं, कुछ अवामी मसाइल उनको डिस्कस करेंगे। ब्रेक के उस पार फौरन लौटते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका प्रोग्राम सलाम जी के। आप देख रहे हैं दूसरे पड़ाव में हम दाखिल हुए हैं। खबरें जरा आगे बढ़ाते हैं और बारामूला, जब इससे पहले हम नॉर्थ कश्मीर गए तो एक अफसोसनाक वाक़ा के सामने रखा। जो तफसीलात थी आतिशदगी के हवाले से नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ। थोड़ी देर में मज़ीद तफसीलात आएंगी, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो पास वाला डिस्ट्रिक्ट है बारामूला, वहाँ पर भी चलते हैं क्योंकि खौफ व हरासे के इलाके के अंदर है। मोहरा उड़ी का इलाका है बारामूला के अंदर, जहाँ पर नुकसान तो नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है। मंतर मोहरा उड़ी ये वो इलाका है जहां पर मकामी लोगों के मुताबिक लाखों की तादाद में कीड़े मकोड़े इलाके के अंदर फैले हैं और पास इतना करीबी जंगली इलाका नहीं है लेकिन जंगल वाली साइड से जो मैक्सिमम लोग बता रहे हैं चंद बरस कब्ल इस तरह उन्होंने इलाके के अंदर या बस्ती में लाखों की तादाद में कीड़े मकोड़े दाखिल होते हुए देखे थे और एक तवील मुद्दत के बाद दोबारा से मंतर मोहरा उड़ी के इस इलाके में रिहायशियों के मुताबिक, मकामी लोगों के मुताबिक दोबारा से ये कीड़े जो हैं वो पहुंचना शुरू हुए हैं, जो लोगों के लिए डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। ये असल में वो कीड़ा है और मकामी लोगों की बात को अगर सही माने तो सुबह और शाम के वक्त में सबसे ज़्यादा निकल रहे हैं। दिन में धूप काफ़ी ज़्यादा लगती है तो गायब हो जाते हैं या फिर घर के अंदर दाखिल होकर मैट के नीचे, चटाई के नीचे, किसी चादर के नीचे या फिर घास फूस के नीचे, पत्तों के नीचे छुपते हैं और लाखों की तादाद में सुबह और शाम निकल रहे हैं, कमरों में दाखिल हो रहे हैं। और अब लोग ये बता रहे हैं कि हालत ऐसी ख़राब हुई है। मोहरा मकामी लोग, जहाँ पर गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरशाद भट्ट से बता रहे थे, बात कर रहे थे कि माल मवेशी भी मुतासिर हो रहा है, जबकि जो खाना पकाने का सारा निज़ाम घर के अंदर होता है, एक सिस्टम चलता है, वहाँ पर भी दुश्वारियाँ पेश आने लगी हैं। और इतना ही नहीं, ये कीड़ा इतना ख़तरनाक साबित हो रहा है जो कमरों में न जाने कहाँ से पहुँच रहा है, छोटी छोटी दरारों से, वहाँ पर भी चटाई या मैट्स के नीचे पनाह लेता है और बीच में कुछ जो है वो दिन में धूप की वजह से मरते भी हैं। वो बदबू भी लोगों को परेशान कर रही है। दूसरी बात ये कि जो फल और सब्जियां हैं उन तक पहुंचना बाइसे तशवीश बन गया है। ये वो तस्वीर आपके सामने जो खौफजदा कर रही है लोगों को। मकामी लोग बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। अब इंतजामिया ने क्या किया वो दूसरी बात, उस पर थोड़ी देर में चलेंगे इरशाद के पास। मकामी लोगों की बात आप सुनिएगा और उसके बाद घर के अंदर ये कीड़े मकोड़े कैसे दाखिल होते हैं, रोजाना बुनियादों पर कैसे लोग इनको हजारों की तादाद में घरों से उठाकर बाहर फेंकते हैं। इन लोगों के मुताबिक ये अब मामूल बन गया है। रिपोर्ट पेश कर रहे हैं इरशाद भट्ट, मकामी लोगों से भी उन्होंने बातचीत की है। एक बारी आए तो कोई शिकायत नहीं की,
तो यो आए बे सुबह घास फलान बस झाड़ू है अंदर ते कड़ा नेबर ते कड़ा न खेमो बत न चेवान चाय न कह तो उल्टी कोता मुश्किलात छ सपदान क्या कह टीम आया योर ये वुचन खतर हां कह टीम आई योर गाय तो वो नहीं है टीम क्या करो ऐसा सब कर दुआ देवन धर क्या पाए दुआ तो मतलब ये क्या बना फनेल तो आद गसे तो गोरस आक मुझे बेवन दोस घास अस्ताल बस सुबह छ नेरान यम छ दोस गसन गबे सुबह शाम से सुबह शाम शाबन छ नेरान सुबह आसान लोन लइम मुझे आसा भांगो टाइम छ न लबन सहित आसान पति पे झाड़ू सहित आस माल ये बोन ते मन छ फाकेज पर फटान अच्छा ठल करके छ फटाइम ये तो तय आम कमरस मस तो तय काफी तादाद या कमरस मस बरत वारिया यम लबरेट त बिथो के अंदर ताम मैटिंग तल ज्यादा पानस रो मैटिंग तल रोज चुई रोज बस पत नेरा यम त्रने डुई नेबर वे क्या करो खत केम छ इमा योर सुबह शाम रेत खंड ओस यत मालस बनमस पता योर आज ते गए 10-20 दो अस ते छ रात दो वस सहरन छ वथान योंद पूजा पाठ छ करा सहरन पत छ ताप छ लागान यम छ गसान गब कोता मुश्किलात छ सपदान तहंद बच्चे ये या बुजुर्ग छ ये मुश्किलात छ गसान अंदर छ आसान कमरन मज आसान बान मज वसान अद अस आसान झाड़ू हेत वदई झाड़ू हेत 15 दो गए से इथे कन यम कार पेटन गई कोता टाइम डोड़ रेत बस यम यत मालस बनमस पता यम योर 10-15-20 दो गई योर ये इमा रेतन मज इमा जून जुलाई मजन या अगस्त बाकी ब्रो अक वरी आये यम आये होस बे 3-4 वहर आयम बे हां गोड स्प्रे करवो त ये क्या ये करखा स्प्रे अगर अस पाय आसे तो यू अस आसा एक गई एक यम बलाश एक यमश ओ हो केम लगभग इत पर गए लगभग डोड रहते मन योकन तो के 10-15 दो 15 दो लगे तो योकन से आय मशकुन ते न तो शायद बन मालस आज वुकनस ते बुछु ते फर्स्ट टाइम या एम्ब्रोट ते बुछु एम्ब्रो वाज जुवरी ब्रो ते आय मंज पत वाज मंज के पत मंज गबे तम पत मला योस आय बे योस आय बे तश बसा ये गर्म सतन इमा यम के न के पास मिश बसा के समाज गर्म सत मास आद बारस मश तुता ये एक्सपीरियंस के क्या है को मन कित पड़ा है चनस मज और ये रोजनस मजन कोता मुश्किलात छ सब अश गसन मुश्किलात छ दुआ सब लगा सुबह 6 बजे न के ये गाश फलान 5 बजे पे लगा छ दुनस सोरे आल लगा गोड सफाई से तम पता रन कर मर बड़ मुश्किल गसा है वारा मुश्किल ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे लगातार जो है ये कीड़े मकोड़े नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो है लाइन लगी हुई है। इस रिहाइश पजीर घर के हवाले से बात करें जहाँ पे इन बच्चों के साथ साथ चाहे दीगर जो फैमिली है इनका जो जीना है वो हराम हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे वाशरूमों की बात करें चाहे यहाँ पे डाइनिंग हॉल की बात करें या इसके साथ साथ दीगर कमरों की बात करें जहाँ पे ये रह रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह इस फर्नीचर के ऊपर इस बेड के ऊपर जो है ये दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं उनको भी काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है, काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस रिपोर्ट के बाद ये पता चलेगा क्या हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ साथ चाहे हम यहाँ पे हालत के हवाले से बात करें क्या वो मुतरद हो जाएंगे या ज़िला इंतज़ामिया की बात करें क्या वो हरकत में आएंगे, क्या इस इलाके का विज़िट वो करेंगे, ये आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे रहना बिल्कुल जो है मुश्किल है क्योंकि लगातार जो है इस तरह के कीड़े मकोड़े जो है वो नज़र आ रहे हैं और बाकायदा तौर पर इनका ये भी कहना है। चलिए इरशाद हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं, रिपोर्ट आपके सामने। इरशाद, सूरत हाल हमने देख ली, किसी डिपार्टमेंट के नोटिस में आपकी तरफ से लाया गया या जब रिपोर्ट आपने पेश की है तो उसके बाद अथॉरिटीज और ये किस महकमे की जिम्मेदारी है कि देखभाल करे, लोगों का पता करे, और अब तो इतलात ये हैं कि सब्जियों और मेवा या जो फसलें हैं उनको भी नुकसान ये कीड़े मकोड़े पहुंचाने लगे हैं। जी बिल्कुल आसिफ, अगर हम इस मंत्रा इलाके की बात करें क्योंकि ये उड़ी मोहरा में रिहाइश पजीर ये इलाका और बाकायदा तौर पर कल हम वहाँ पे उस इलाके में गए और काफ़ी तादाद में यानी कि हज़ारों लाखों की तादाद में जो है कीड़े मकोड़े पाए गए। सबसे पहले हम निशात श्रीनगर के हवाले से बात करें क्योंकि पिछले साल जो है
वहाँ पे भी ये कीड़े मकोड़े पाए गए और बाकायदा तौर पर उसके बाद जो है ज़िला इंतज़ामिया खुसूसन हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर या हेल्थ के हवाले से बात करें वो मुतहरद हुई, वहाँ पे वो आए, उसके बाद जो है स्प्रे भी की गई। हालांकि उसके बाद जो है वो गायब हुए और आजकल जो है इस इलाके की बात करें जो सर्दी कस्बा है यानी कि इस मंत्रा इलाके की बात करें, वहाँ पे लोगों का जीना जो है वो हराम हो चुका है और ये कमरों में दाखिल होते हैं। जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वहाँ पे भी ये घुस जाते हैं और बाकायदा तौर पर जो दरारें होते हैं वहाँ से ये निकल पड़ते हैं और दीगर कमरों के साथ साथ चाहे हम वॉशरूम के हवाले से बात करें या सब्जी में ये घुस जाते हैं और बाकायदा तौर पर इससे पहले भी इन्होंने गुहार लगाई एडमिनिस्ट्रेशन से और काफ़ी बार जो है स्प्रे भी की। अभी ये जो कीड़े मकोड़े हैं इनको खत्म करने का क्या तरीका है? ये जो मकामी लोग बता रहे हैं कि हमने स्प्रे किया, खुद ही काम किया, इससे कोई फर्क पड़ा? देखिए, हमने भी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ रिव्यू किया, उनके साथ भी बात की, तो उनका ये कहना है कि हम वहाँ पे जो है पहले टीम भेजेंगे और उसके बाद जो है हम बताएंगे कैसे क्या करना है। फिलहाल ये जो कीड़ा है इसमें ये कश्मीरी में बोलते हैं जंगल जो, यानी कि ये गर्मियों के महीनों में जून जुलाई अच्छा, जिस तरह से ये लोग बता रहे थे कि इससे पहले भी यहाँ पे ये कीड़े नमूदार हुए कुछ साल पहले, तब कितने महीनों के लिए ये रहे थे और किस तरह इन पर काबू पा लिया गया था तब? देखिए जोर, आज से तकरीबन 4 साल पहले यानी कि 2020 में ये निकले थे इसी इलाके से और बाकायदा तौर पर ये तकरीबन 1-2 महीने के बाद जो है ये फिर से गायब हुए और आज तकरीबन 4 साल के बाद जो है ये फिर से निकले और इनका ये भी कहना है कि अब हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हॉर्टिकल्चर हेल्थ या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अपील करते हैं कि वो यहाँ पे आए और एक टीम जो बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद तफसीलात फराहम करने के लिए। बारामूला से हमारे साथ थे, तफसीलात बता रहे थे कि इलाके के अंदर सूरत हाल क्या है। दूसरा, आपने रिपोर्ट के जरिए भी देख लिया कि इलाके के अंदर जो परेशानियां इस वक्त हैं उस पर होप्स हो कि डिपार्टमेंट इसका नोटिस ले। अब तो रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है। दूसरी बात यह है कि जब इस प्रोग्राम में आप कॉल करते हैं इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, तो ज़रूर अपनी बात उस वक्त भी रखिएगा। जो अगर कोई इस बारे में कुछ जानता है, कोई मशवरा कोई दे सकता है, तो ज़रूर अपनी बात रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। बात सुबह कश्मीर की हो रही थी, तो एक और खबर तिब्बी सहूलियात के हवाले से मुश्किलात कुछ अस्पतालों में हैं। जुनूबी और शुमाली इलाकों में इमरान नाइकू भी हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे और कश्मीर सूबे के अंदर ये जो तिब्बी सहूलियात को लेकर सवालिया निशान है, ये इसलिए है क्योंकि बेशतर अजला में शुमाल जुनूब के अंदर अस्पतालों में बिलखुसूस शिकायत हैं कि MRI की सहूलियात का फुकदान है। अगर किसी को जोड़ों में, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम होती है, उसके बाद डॉक्टर्स की तरफ से टेस्ट लिखे जाते हैं, किसी को ऑर्थो के पास जाना है, तो परेशानियां उस हवाले से और आइंदा 3 महीनों के दौरान ये सारी सहूलियात दस्तयाब करने की बात तो कही जा रही है। मगर बड़े अस्पतालों को आप देखेंगे तो दोनों साइड से, यानी साउथ कश्मीर वाली साइड से भी, जिसमें 4 अजला आते हैं, जियोग्राफिकली एक वसीतर अजला इनमें है और एरिया काफ़ी मुश्किल भी, तो उस हिसाब से भी चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा। और MRI फैसिलिटीज़ अक्सर बड़े अस्पतालों में हमने लैग करती हुई देखी है, तो यहाँ पर इन छोटे अस्पतालों में तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। GMCs के अंदर भी कुपवारा, बारामूला, बांडीपुरा, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और कुलगाम के अंदर भी, जहां पर इन दिनों MRI की फैसिलिटीज़ है। फिर GMCs जो एक बड़ा इदारा होता है जिस पर बहुत तवक्को होती है, लेकिन वहां पर भी उम्मीदों पर पानी फिरे तो फिर शायद कोई ऑप्शन नहीं बचता इसके अलावा कि आप वादी कश्मीर से बाहर किसी दूसरे हिस्से के अंदर जाएं या फिर प्राइवेट लैब्स का रुख करें, जहां पर 8-8, 9-9, 6.5, 7-7 हज़ार की MRIs होती हैं, या फिर बाकी टेस्ट भी 15-15, 16-16 हज़ार तक आपको अखराजात करने पर मजबूर करते हैं। इमरान नाइकू के पास चलेंगे। इमरान, दोनों साइड से हम ये बता रहे हैं कि तकरीबन 8 से 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और आप ये मिलाकर चलिएगा कि 10 के 10 अजला के अंदर शिकायतें हैं। बाकी चीज़ों पे काम होता है, लेकिन जब बात ऑर्थोज के हवाले से आती है, MRIs के हवाले से आती है, लैब्स नहीं है, मशीनरी नहीं है, तरबियत याफ्ता अमला नहीं है, या फिर कुछ और परेशानी है, असल में मामलात हैं क्या? जी बिल्कुल, ये एक बदकिस्मती है कि सरकार की तरफ से हर साल करोड़ों का बजट जो है वो मुख्तस किया जाता है हमारे हेल्थ सेक्टर को और डेवलप करने के लिए, इसमें और ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ताकि कुल मिला के जो मरीज हैं उनको सहूलियत बहाम पहुंचाई। लेकिन जब हम टेक्निकली या फिर हम प्रोफेशनली या फिर हम जब इसको
ऑन ग्राउंड देखते हैं तो वहाँ कहानी कुछ अलग है। जैसा कि आपने भी कहा कि शुमाली कश्मीर और जनूबी कश्मीर के अस्पतालों में MRI की सहूलियत ना होने की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। गवर्नमेंट अस्पतालों में MRI ना होने की वजह से मरीज महंगे निजी मराकज से इलाज करवाने पर मजबूर है। आप अनंतनाग की बात करें या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, अगर आप थोड़ा सा इस पे फिगर्स देखेंगे, नॉर्थ कश्मीर के 3 अजला बारामूला, बांडीपुरा और कुपवारा में सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 684 हेल्थ फैसिलिटी सेंटर्स हैं, जिनमें 3 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, 16 CHC, 74 PHC, इसके अलावा 32 NTPHC और 57 MSCs, 224 SCs और 181 नए SCs शामिल है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। ताहम किसी भी बड़े अस्पताल जैसे GMC बारामूला, जिला अस्पताल बारामूला, बांडीपुरा और कुपवारा में MRI की सहूलियत दस्तियाब नहीं है, जिसके नतीजे में हजारों मरीज, खासतौर पर गरीब लोग जो प्राइवेट लेबॉर्टरियों पर इन्हिसार करने पर मजबूर है, जहां उन्हें इस टेस्ट के लिए भारी रकम अदा करनी पड़ती है। आप देखिए हमारा जो सिक्किम सोवरा हॉस्पिटल है, जहां पे टोटल 3 CT स्कैन्स है और वो भी आउटडेटेड, ओल्ड जनरेटेड CT स्कैन्स है। और अगर आप इस वक्त मार्केट में देखेंगे तो MRI की बात करेंगे, वहां सिक्किम सोवरा में सिर्फ 2 से 3 है, वो भी ओल्ड जनरेटेड। और अगर मार्केट में इस वक्त देखेंगे जो यूज किए जाते हैं उसे हम 3 MRI टेस्ला के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारे सिक्किम सोवरा में 1.5 टेस्ला का MRI है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे अस्पतालों की सूरत हाल ऑन ग्राउंड क्या है। नो डाउट जिसका हमने जिक्र किया कि करोड़ों का बजट अस्पतालों के लिए मुख्तस किया जा रहा है हर साल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद भी मरीज जो है उनकी हालत जार। बिल्कुल इमरान, जिस तरह से आपने फिगर्स भी रखे कि हर डिस्ट्रिक्ट, तहसील या ब्लॉक या विलेज में हेल्थ सेंटर्स कायम तो किए गए हैं, लेकिन सहूलियात उनमें मौजूद नहीं है। क्या वजह है, क्यों इंतजाम इसमें नाकाम हुई है यानी नाकाम दिखाई दे रही है? इसमें काफी सारी वजूहात है। एक ये कि जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑन पेपर कहा जा रहा है कि कहीं CHCs है, PHCs है, जैसा आपने जिक्र किया, लेकिन उसके बाद उन पर जो काम है वो सुस्त रफ्तारी के साथ चलता है, फाइलें टेबल्स पे रखी जाती है और जो जिसमें अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी या फिर आप क्या कहें कि जिसपे और ज्यादा काम जल्दी करने की जरूरत है, उस हवाले से इंतजामिया जो है आदमी तवज्जी का मुजाहरा कर रही है या गैर संजीदा नजर आती है। तो इसमें यह है कि यहाँ जो अस्पतालों की सूरत हाल है, नो डाउट कि हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कायम तो किए, लेकिन जिसका हमने जिक्र किया कि आपके पास MRI फैसिलिटी नहीं है, जो एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर में कार्डियो के लिए 12,000 एक गरीब को पे करना पड़ता है। अगर ये फैसिलिटी हमारे हॉस्पिटल्स में होती तो मुझे लगता है इसमें 2-3 चीजें जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब हैं उनको इसमें थोड़ा सा संजीदगी का मुजाहरा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तफसीलात फराहम करने के लिए। ये तमाम सरकारी अस्पतालों में इस साल सरकार ने जो अखराजात रखे हैं उसके मुताबिक भी काम होता है, लेकिन जब आप ऑन ग्राउंड देखते हैं बड़े अस्पतालों में, फिर आप GMCs तक भी जाइएगा जहां पर कहा जाता है कि जदीद किस्म की सहूलियात बहम रखी गई हैं, वहां पर भी अगर ये मुसीबत है, फिर भी अगर लोग, ठीक है ज्यादा लोग आते हैं, एक लिमिट होती है, लेकिन इसका भी एक तरीकाकार है, एक स्केड्यूल है, एक टाइम टेबल बाज़ाब्ता तौर पर तरतीब दिया होता है एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसके हिसाब से काम होता है ताकि अस्पतालों पर भी रश ना रहे और मरीज भी परेशान ना रहे, किसी तरीके से दबाव ना हो। लेकिन इस दबाव को कम करना है एडमिनिस्ट्रेशन ने, कंसर्न लोगों ने, और इसके लिए यकीनी है कि आप एहतिसाब की बात करें, आप शफाफियत की बात करें, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को आप यकीनी बनाएं, न सिर्फ कागजों तक महदूद रखें, सिर्फ मीटिंग्स में प्लान तरतीब देकर बड़ी बातें करके मुतलका वजारत तक, जिम्मेदारान तक बात ना पहुंचाएं, बल्कि जब अवाम आपसे सवाल पूछे तो संजीदगी के साथ और ईमानदारी के साथ जवाब भी जिम्मेदारान दे। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और जम्मू दे। सूरत हाल यहाँ पर भी जम्मू सूबे के अंदर भी कोई ठीक नहीं है। आप प्राइवेट अस्पतालों का रुख करेंगे और वहाँ पर भी 7-8-9 हज़ार रुपये के आसपास आपके MRIs या बाकी जो 4,000 से 9 के दरमियान आपके जो बेशतर टेस्ट हैं वो होते हैं, फिर 15,000 तक भी अखराजात चले जाते हैं। लेकिन अगर ये सोचेंगे कि सरकारी अस्पतालों में ही सारे ये हों तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंतजामिया ने इस पर सच्चाई वाली बात यह है, काम उस हिसाब से नहीं किया है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज ए आम आदमी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार
महकमा ट्रैफिक की बात करेंगे क्योंकि एक और नया प्लान तरतीब दिया गया। अब इससे बदलेगा क्या, इस पर बात करेंगे। और साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया चिनार के दरख्तों को बचाने के लिए एक नया प्लान लेकर आई है। ब्रेक के उस पार ये दोनों खबरें, साथ साथ आपकी कॉल्स भी लेंगे।